Hello everyone, once again welcome to my channel, and today once again we are going to do some of the very important sentences, and I have decided that I will go with some of the miscellaneous sentences जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। और सारे के सारे मैंने सेंटेंसेस वही लिए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इसी टाइप के सेंटेंसेस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। अब सेंटेंस नंबर 1 पे अगर हम जाएं तो लिखा है फ्यू स्टूडेंट्स हैव डन द वर्क। अब ये क्वेश्चन टैग का टॉपिक है। अब क्वेश्चन टैग ज्यादातर स्टूडेंट्स ने पढ़ा होता है, लेकिन आपको ये चीजें ध्यान रखनी होती है कि क्या जो क्वेश्चन टैग हम करने जा रहे हैं उसमें फ्यू का अगर सेंटेंस आता है तो हमें मालूम रहना चाहिए कि फ्यू इज व्हाट, नेगेटिव वर्ड है। अगर फ्यू नेगेटिव है तो हमारे को याद रखना है कि हमें क्या लेना होगा। ऑफ कोर्स इसको नेगेटिव मानना है, सेंटेंस को नेगेटिव मानना है। अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हम पॉजिटिव बनाते हैं, तो इस वजह से आपको हैव लेकर आना होगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन में हैव, राइट। एंड स्टूडेंट्स के लिए हम लगा देंगे दे, तो आपका एक्चुअल आंसर बन गया हैव दे। देखिए इतना आसान सेंटेंस मैंने क्यों लिया, उसका एक रीजन है आपको यह बताने के लिए कि फ्यू नेगेटिव है। फ्यू अगर नेगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बना हैव दे, फ्यू स्टूडेंट्स हैव डन द वर्क, हैव दे। बट अगर एग्जाम में आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर आ फ्यू दे दिया जाता, अगर हम सेंटेंस बनाते आ फ्यू स्टूडेंट्स हैव डन द वर्क, तो आपको याद रखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आ फ्यू। अगर आप आ फ्यू का यूज करते हैं तो द मीनिंग ऑफ द वर्ड आ फ्यू क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। और ये पॉजिटिव है, तो आपको ये एग्जाम में ध्यान रखना है कि आ फ्यू होगा तो ये पॉजिटिव माना जाएगा, और सिर्फ फ्यू होगा तो नेगेटिव। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं फ्यू क्या है, नेगेटिव, राइट, और आ फ्यू क्या है, पॉजिटिव। तो आपको ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना होगा। अब देखिए होता क्या है, पॉजिटिव होने पर क्या हुआ। अगर हम इस सेंटेंस को आ फ्यू स्टूडेंट्स लिखते तो हमारा आंसर क्या बनता, हैवंट दे। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, हैवंट दे। तो यहां पर आपने देखा कि अगर हमने हैवंट का यूज किया है, अगर हम सिर्फ फ्यू लगाते हैं तो हैव दे, अगर आ फ्यू लगाते हैं तो हैवंट दे। तो सिंपल सा तरीका है, फ्यू नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बना, आ फ्यू पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव का पॉइंट हमेशा याद रखेगा, एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ऑलराइट, दूसरा भी क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन टैग का लिया क्योंकि ये जो सो है इसको आपने सभी स्टूडेंट्स ने ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत हम सो से कर रहे हैं या ओ एच से, ओ से कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना कि ये दोनों ही बेसिकली हम किस सेंस में यूज कर देते हैं, व्हेन वी इंटेंड सम काइंड ऑफ सार्काज्म। जब हम किसी की मॉकिंग करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, व्यंग्य करते हैं, तो उस सेंस में यूज होता है। इस वजह से आपको याद रखना है कि अगर सेंटेंस ओ या सो से शुरू होगा तो आपका जो क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग हमेशा आप उसको पॉजिटिव बनाएंगे, क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव बनेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन टैग किया होता है, बट वो क्या कर देते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव। पर हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि सेंटेंस अगर ओ या सो से बिगिन होता है, व्हेन द सेंटेंस बिगिंस विद ओ एंड सो, तो मेक श्योर योर क्वेश्चन टैग इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनाने के लिए अटेंडेड हमें मालूम है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का क्वेश्चन टैग किससे बनता है, ऑफ कोर्स वर्ब की सेकंड फॉर्म का क्वेश्चन टैग डिड से बनता है, तो हमने यहां पर डिड लगा दिया, ठीक है। सो यू का यू आ गया तो आपका आंसर बन गया डिड यू। सो यू अटेंडेड द मीटिंग, तो आपने मीटिंग को अटेंड किया था, डिड यू। तो यू अंडरस्टैंड कि सो और वाले वाक्यों में, सो और ओ वाले सेंटेंसेस में आपने क्वेश्चन टैग
डिडंट यू नहीं करना, डिड यू करना है, राइट? क्यों? क्योंकि इसको हमने पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाना है। ऑलराइट, अब देखिए सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3, यहां पर मैंने सेंटेंस की बिगनिंग की है ओनली ऑन संडे, ओनली on, or rather you can use Sundays even. Sundays को the students can park their cars here. अब आपको याद रखना है कि जब सेंटेंस ओनली प्लस प्रेपोजिशन से शुरू हो जाए, ओनली प्लस प्रेपोजिशन, ओनली ऑन, ओनली एट, ओनली बाय, ओनली विद, तो अगर आप देखते हैं ओनली के साथ प्रेपोजिशन गिवन है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब आपकी होगी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, कुड, ये जो भी आपका ऑक्सिलरी गिवन होगी, हेल्पिंग वर्ब गिवन होगी, उस हेल्पिंग वर्ब को आपने सब्जेक्ट से पहले लगाना है, सब्जेक्ट से पहले लगाना है। ये इन्वर्जन का रूल है, दिस इज अ रूल ऑफ इन्वर्जन, इन्वर्ट कर देना, उल्टा कर देना। वैसे हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का ऑक्सिलरी का यूज करते हैं, द स्टूडेंट्स कैन डू, द स्टूडेंट्स कैन प्ले, द स्टूडेंट्स कैन डांस, तो हम स्टूडेंट्स के बाद कैन लगाते हैं। लेकिन यहां पर आपने बिगिनिंग को देखना है कि सेंटेंस बिगिन कहां से हो रहा है। इफ द सेंटेंस बिगिंस विद ओनली प्लस प्रेपोजिशन, ओनली प्लस प्रेपोजिशन, तो आपको याद रखना है उस केसेस में आपको जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपको सब्जेक्ट से पहले लगाना है। तो आपका आंसर बन गया ओनली ऑन संडेज कैन, यहां पर आ जाएगा कैन द स्टूडेंट्स पार्क। तो आपको ये पॉइंट उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा कि ऐसे केसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले करना होता है। ऑलराइट, ये था आपका सेंटेंस नंबर 3। देखिए इन्वर्जन का टॉपिक आप सभी को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहां पर जैसे मैंने ओनली एट, ओनली बाय, ओनली विद, ओनली ऑन बताया, अगर सेंटेंस की शुरुआत मान लीजिए ओनली देन से शुरू होता है, तब भी आपको यही रूल यूज करना है। अगर आपका सेंटेंस ओनली व्हेन से शुरू होता है तो भी आपको यही रूल यूज करना है। तो रिमेंबर, इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और ऑल टाइप ऑफ जो एग्जाम्स होते हैं हमारे, उनमें ऐसे क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस होते हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद सेंटेंस नंबर 4। राधा हैज अ मोस्ट अमेजिंग हेयर स्टाइल। तो मैंने नोटिस किया कि स्टूडेंट्स की एक आदत हो जाती है कि जैसे ही वो मोस्ट देखते हैं तो एकदम से दा का यूज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सुपरलेटिव डिग्री में दा का यूज होता है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स यहां पर एक ही जगह दा यूज कर देते हैं। आपको याद रखना है कि जब भी मोस्ट वाला सेंटेंस पढ़ें, आफ्टर रीडिंग द सेंटेंस आपको यह ध्यान रखना है कि मोस्ट का एक मीनिंग होता है वेरी, मोस्ट का एक मीनिंग होता है वेरी। तो सेंटेंस पढ़कर देख लीजिए, अगर वेरी के हिसाब से सेंटेंस है तो इट मींस ये सेंटेंस, इसको आप पढ़कर देखें, राधा हैज अ वेरी अमेजिंग हेयर स्टाइल, राधा हैज अ वेरी अमेजिंग हेयर स्टाइल। तो आपने नोटिस किया कि यहां पर मोस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री की बात नहीं कर रहा, यहां मोस्ट का मीनिंग वेरी है। तो जब भी हम इस टाइप के सेंटेंस देखें जहां मोस्ट का मीनिंग वेरी निकल रहा होता है और उससे पहले ए रखा है, तो समझ आइए इसमें कोई गलती नहीं है। तो सेंटेंस नंबर 4 कंटेन्स नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 5। नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, द कर्टन। अब देखिए यहां पर द कर्टन इज रेडर देन ऑरेंज। अब इस पूरे सेंटेंस में बात किसकी हो रही है? कर्टन की हो रही है। अब आपने नोटिस किया हमारे पास चीज एक है, लेकिन इसके बारे में 2 क्वालिटीज बताई जा रही हैं कि ये रेड भी है और ऑरेंज भी है, ठीक है। अब आपको ये देखना, जब एक ही चीज की 2 क्वालिटीज के बारे में बात किया जाए, एक वस्तु है
उसकी टू क्वालिटीज, पर्सन एक है उसकी टू क्वालिटीज, राइट, एनिमल एक है उसकी टू क्वालिटीज। अगर किसी की भी टू क्वालिटीज और पर्सन या प्लेस या एनिमल एक ही है और उसकी टू क्वालिटीज की बात करनी है तो आपको याद रखना है कि हमें क्या लिखना होता है। सबसे पहले याद रखिए कि आपको मोर और मोर के बाद पॉजिटिव डिग्री, मोर के बाद आपको पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है। और जैसे ही आप मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं उसके बाद फिर देन का देन रहेगा और देन के बाद फिर से पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, देन के बाद फिर से पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। अब इस सेंटेंस को अगर आप दोबारा से पढ़ें, आपने देखा कि कर्टन की बात हो रही है, तो जो पहली क्वालिटी है, पहली क्वालिटी को कैसे लिखना होगा, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। तो इसको हम क्या कर देंगे, हमने मोर का यूज कर दिया और प्लस पॉजिटिव डिग्री लगानी है तो रेडर की पॉजिटिव क्या हो जाएगी, रेड। रेडर कहां से बना है, रेडर। तो आपने देखा हमने यहां पे मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज कर दिया था, कर्टन इज मोर रेड देन लिखा हुआ है हमारे पास फिर पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, तो दैट इज देन ऑरेंज। गॉट इट गाइस। तो प्लीज रिमेंबर, जहां भी आपको टू क्वालिटीज को मेंशन करना होगा तो इस कंस्ट्रक्शन को, इस स्ट्रक्चर को याद रख लीजिए। टू क्वालिटीज आर डिफाइंड with the help of more plus positive degree than plus positive degree. All right. नेक्स्ट शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 6। सेंटेंस नंबर 6 देखिए, अगर आपके मन में आ रहा हो कि सर किसी पर्सन के बारे में, सपोज अगर मैं कहता हूं शी इज, सपोज मैं यहां पर इस सेंटेंस में कहता हूं कि शी इज taller than beautiful, she is taller than beautiful। तो आपने नोटिस किया यहां पर शी की बात हो रही है, पर्सन एक है, लेकिन इसकी टू क्वालिटीज की बात हो रही है, वन इज टॉलर, सेकंड इज ब्यूटीफुल। तो अगर आपको एक ही व्यक्ति की टू क्वालिटीज की बात करनी है तो रूल यही रहेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि शी का हमने शी लिख दिया, इज लिख दिया। तो ये जो कंपैरेटिव डिग्री है इसको हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री में। तो आपका आंसर हो जाएगा शी इज मोर टॉल, शी इज मोर टॉल देन ब्यूटीफुल। तो आपने देखा मोर टॉल देन और उसके बाद फिर से पॉजिटिव डिग्री। तो ब्यूटीफुल की पॉजिटिव क्या होती है, ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल ही होती है। आप सभी ने पढ़ रखा है ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल एक पॉजिटिव डिग्री है। तो आपको पता चल गया, चाहे वो कोई वस्तु है या पर्सन, टू क्वालिटीज को बताने के लिए मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री और देन प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। All right, now we can start with number 6. He was let to perform, दोबारा से टाइप हो गया, he was let to perform the committee. He was let, उसको अलाउ किया गया कमेटी को फॉर्म करने के लिए। He was let, ठीक है, to perform the committee. Okay. बात आती है यहां पर लेट की। अगर आप नोटिस कीजिए he was let, let यहां पर वर्ब है आपकी, let होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट। यहां पर was वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि ये पैसिव वॉइस है। आपको याद रखना है let जब वर्ब का काम करती है, let जो ये वर्ब है इसको पैसिव स्ट्रक्चर में यूज नहीं करना है, पैसिव स्ट्रक्चर में यूज नहीं करना है, सिंपल सी बात है। तो इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ लेट लगा हो तो समझ आना ये गलत है, ये पैसिव वॉइस में लेट यूज नहीं होता।
आपको अलाउड वर्ड का यूज करना है। अब मैं अलाउड वर्ड इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वहां पर आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आ सकता है। देयर कैन बी अ सेंटेंस बेस्ड ऑन सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले वाक्य में लिखा होगा ही वॉज अलाउड टू परफॉर्म बिफोर द कमेटी। यहां पर बिफोर वर्ड लिख रहा हूं, दोबारा से परफॉर्म लिख दिया। उसको अलाउ किया गया कि वो परफॉर्म कर सकता है किसके सामने? बिफोर द कमेटी। तो प्लीज गाइज पे अटेंशन कि लेट, जब ये वर्ब हमारी जो लेट वर्ब है उसको पैसिव स्ट्रक्चर में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। यानी लेट एज अ वर्ब इज नॉट यूज्ड, लेट एज अ वर्ब इज नॉट यूज्ड इन पैसिव वॉइस। तो लेट वर्ब को पैसिव में यूज नहीं करते, इस वजह से अलाउड का यूज होगा। आई होप you will understand this point. Now we can start with number 7. कल हमने पहली क्लास अपने चैनल पे ली, तो मैंने कल वाली क्लास में जो हमारा फर्स्ट लेसन था उसमें भी मैंने बताया कि कुछ गेम्स होती हैं। कल की क्लास में अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप सभी लोग इसको रेगुलर बेसिस पे देखते जाएंगे, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपकी इंग्लिश 100% इंप्रूव होगी एंड यू गाइज आर गोइंग टू स्कोर रियली वेल। बट यू हैव गॉट टू बी वेरी रेगुलर एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंट लर्नर। तो जितनी चीजें मैं आपको देता जाऊंगा उनको अच्छे से रिवाइज करते जाइएगा। तो कल की क्लास में हमने किया था कि गेम्स के जो नेम होते हैं, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था स्किटल्स, नाइन पिन्स, उसी तरह से हमने आज एक गेम फिर से ली है डोमिनोज। तो डोमिनोज एक गेम का नाम है। तो गेम्स के नाम जो हैं जिनके एंड में एस आता है, हम उनके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का यूज करते हैं। तो यहाँ डोमिनोज इज प्लेड विद अ सेट ऑफ डोमिनोज। सो आई होप आपको ये ध्यान आ गया होगा कि जितनी गेम्स होती हैं जैसे स्किटल्स, नाइन पिन्स, डार्ट्स, बिलियर्ड्स, डोमिनोज, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का यूज करते हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 8। ये दो पॉइंट मैंने कल वाली क्लास से लिए हैं, नंबर 7 एंड नंबर 8 के, कल वाली क्लास में से, ताकि आपको रूल्स याद रखने हैं और पता रहे कि एग्जाम में इसी टाइप के सेंटेंसेस आते हैं। मैंने आपको बताया था कि आईसीएस वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे सिंगुलर होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स। तो ये आईसीएस वाले सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और उनके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का यूज होता है, ये बताया था। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आईसीएस वाले वर्ड से पहले, मैंने कल की क्लास में नंबर 1 क्लास में बता दिया था कि आईसीएस वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इन सब्जेक्ट्स से पहले अगर हम दा का यूज कर दें, या फिर मैंने बताया था कि अगर हम यहां पर पॉजेसिव केस लगा दें, जैसे कि माई इकोनॉमिक्स, या हम लगा दें अवर इकोनॉमिक्स, या हम यूज कर दें योर इकोनॉमिक्स, या हम यूज कर दें हिज इकोनॉमिक्स, या हम यूज कर दें हर इकोनॉमिक्स, या फिर देयर इकोनॉमिक्स। तो जब हम पॉजेसिव का यूज करते हैं आईसीएस वाले सब्जेक्ट से पहले, तो मीनिंग चेंज हो जाता है, राइट। अगर आपको मीनिंग ना भी समझ आए तो एग्जाम में कम से कम ये तो नजर आ जाएगा कि आईसीएस वाले वर्ड से पहले दा लिखा हुआ है, तो समझ जाना कि अगर दा लिखा हुआ है या माई, अवर, यूअर, या हिज, हर, देयर लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि इस केस में हेल्पिंग वर्ब, इस केस में हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का यूज करना है। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इज रिक्वायर्ड इन दिस सेंटेंस। सो यहां पर इज नहीं होगा, यहां पर आपको आर का यूज करना है। सिंपल इकोनॉमिक्स की बात होती तो हम कहते हैं इकोनॉमिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज। लेकिन यहां पर आपने देखा इकोनॉमिक्स से पहले दा लगा हुआ है, इस वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का यूज किया। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 9।
अब देखिए यहां पर हमारे पास सेंटेंस नंबर 9 में लिखा है शी सॉ हिम चेंज द व्हील या शी सॉ हिम चेंजिंग द व्हील। अगर इस टाइप का सेंटेंस आए तो आपने इस वर्ब को ध्यान रखना है, सॉ। यहां पर आपने देखना है कि सॉ के बाद V1 अगर गिवन है तो आप सबसे पहले प्रेफरेंस V1 को ही दिया करो। Right, there are certain sentences where we are not going to use ing, so the best choice is V1। see के बाद, watch के बाद, hear के बाद, right, इनके बाद हम जो V1 का यूज करें that is the best choice। इसको मैं डबल टिक कर देता हूं कि see के बाद आने वाली verb V1 होनी चाहिए। तो she saw him change। अगर आपको V1 ना दिया हो तो उस केस में आप ing का यूज करते हैं तो भी सेंटेंस ठीक होता है। तो यहां पर मैं एक टिक मार कर रहा हूं अगर दोनों दे रखे होंगे तो C के बाद आने वाली वर्ब V1 होनी चाहिए। अगर V1 नहीं दे रखी तो आपको ing यूज करना है। दोनों दे रखे हैं तो मैंने डबल टिक मार्क किस पे किया, V1 पे, तो आपको करना है V1 का यूज। अगर मैं कहूं she saw him क्रॉस द रोड और क्रॉसिंग द रोड, तो स्पोकन इंग्लिश में हमें आदत होती है ज्यादातर ing फॉर्म यूज करने के। तो she saw him क्रॉसिंग द रोड, तो मैं गलत नहीं कह रहा कि वो गलत है, बट अगर आपको चॉइस में दे रखा हो कि she saw him क्रॉस द रोड एंड क्रॉसिंग द रोड, तो आप क्रॉस द रोड को टिक मार्क कीजिए। तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस पॉइंट कि saw is followed by V1, or rather we should say the preference is given to V1। अगर V1 ना दे रखा हो तो ing का यूज करते हैं। वैसे भी दोनों के मीनिंग में भी फर्क आ जाता है। V1 का यूज करते हैं जब कंप्लीट एक्शन है, उसने उसको देखा टायर को चेंज करते हुए। कब तक देखा, कब तक, जब तक टायर चेंज नहीं हो गया तब तक। और चेंजिंग द वे, ठीक है, उसने गुजर रही थी वहां से, निकल रही थी वहां से, उसने उसको देखा कि वो टायर चेंज कर रहा था और वो शी वेंट ऑन, और अपना वो चली गई। यू गॉट माय पॉइंट कि यहां पर V1 से कंप्लीट एक्शन और ing में पार्शियल एक्शन होता है। तो एनीवे आपके लिए आसान बनाने का तरीका, एग्जाम में अगर आप सेंटेंस को ज्यादा नहीं समझ पा रहे हैं तो सिंपल थ्योरी अपनाइए कि 100 के बाद प्रेफरेंस V1 को दीजिए। ऑलराइट, शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 10। आई कांट रिमेंबर माई फ्रेंड्स एवर टू बी अनकाइंड टू मी। मुझे नहीं याद कि कभी मेरे फ्रेंड्स मेरे प्रति अनकाइंड हुए हों, हमेशा से वो मेरे प्रति काइंड थे। ठीक है, अब आपने देखिए इस सेंटेंस में रिमेंबर वर्ड आया है। रिमेंबर, मुझे याद है कि मेरी पहली मुलाकात मोहन से कॉलेज में हुई। आई रिमेंबर मीटिंग मोहन, ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज इन कॉलेज। आई रिमेंबर मीटिंग। तो जब हम पास्ट की बात करते हैं तो रिमेंबर के बाद आने वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing होनी चाहिए। अगर रिमेंबर वर्ड का यूज हम पास्ट को बताने के लिए कर रहे हैं कि मुझे याद है मेरी उससे मुलाकात हुई, आई रिमेंबर मीटिंग विद हिम, विद हर, तो रिमेंबर के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का यूज करना है जब पास्ट की बात हो रही हो। तो आई कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं कभी पास्ट में कभी भी मेरे फ्रेंड्स मेरे प्रति अनकाइंड हुए हों। तो यहां पर आपने नोटिस किया यहां पे टू बी लिखा हुआ है। टू बी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, V1 है, V1 गिवन है आपको, तो यहां पर V1 का यूज नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं कहूंगा कि आई कांट रिमेंबर मीट मोहन, तो यहां रिमेंबर पास्ट को बता रहा है, तो पास्ट की वजह से मेरे को फर्स्ट फॉर्म प्लस ing यूज करना है। तो बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing क्या होता है, तो नेचुरली आप सभी को पता है बी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing क्या होता है, बीइंग। आप पढ़कर देखिए सेंटेंस, आपको क्लियर हो जाएगा। आई कांट रिमेंबर माई फ्रेंड्स, आई कांट रिमेंबर माई फ्रेंड्स एवर बीइंग अनकाइंड टू मी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेंटेंस एंड रिमेंबर इट। अभी मैंने 2-3 बार बोला पास्ट पास्ट कह रहा हूं,
देखिए रिमेंबर हम फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई फैमिली मेंबर बाहर जा रहा है, घर से बाहर जा रहा है, आप कहते हैं कि याद रखना, ठीक है, याद रखना कि बिल जमा करा देना, याद रखना बिल जमा करा देना। यानी अब बिल फ्यूचर में, यानी बाद में जमा करवाना है, घर से निकलने के बाद फ्यूचर में, तो हम कहते हैं रिमेंबर टू पे द बिल, रिमेंबर टू deposit the money, remember to go there, remember to call him। तो फ्यूचर का अगर सेंटेंस होगा, अगर रिमेंबर वर्ड फ्यूचर के लिए यूज हो रहा है, रिमेंबर वर्ड के द्वारा अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, उस केस में आप 2+V1 का यूज करते हैं। रिमेंबर टू गो देयर, वहां जाना मत भूल जाना, रिमेंबर टू गो देयर, रिमेंबर टू पे द बिल, रिमेंबर टू गिव हर अ कॉल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट की बात होने पर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, रिमेंबर के द्वारा फ्यूचर की बात करने पर 2+V1 का यूज करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू सेंटेंस नंबर 11। She is just as beautiful as I have imagined। इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, दिस इज करेक्ट सेंटेंस। अब मैंने ये सेंटेंस सिर्फ इसलिए लिखा कि कई जगह पर मैंने पढ़ा कि एज वाले एक्सप्रेशंस में, एज वाले एक्सप्रेशंस में इनसे पहले जस्ट का यूज नहीं होता। तो दैट इज समथिंग वेरी वेरी टेरिबल थिंग टू से। तो इसमें कोई गलती नहीं है। एज स्ट्रक्चर से पहले अगर जस्ट दे रखा हो तो वो 100% करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 12। तो यहां सभी लोग ध्यान दें कि नंबर 12 में 5 नेचुरली एक नंबर है। 5 के बाद नंबर के बाद जब हम डजन की बात करते हैं, 5 डजन, ठीक है, तो नेचुरली हम इसमें एस का यूज नहीं करते हैं। तो 5 डजन, 500 नहीं, 500, 5000 नहीं, 5000 नहीं, 5000। ओके, उसी तरह से आपको याद रखना होता है कि जब काउंटिंग दे रखी है, नंबर दे रखा है, और नंबर के साथ क्या दे रखा है, नंबर के साथ डजन या 100 या 1000 या मिलियन या बिलियन, तो आप ऑफ का यूज मत कीजिए, ऑफ का यूज मत कीजिए। तो आपका आंसर बन गया 500 बुक्स आर रेडी, 500 बुक्स आर रेडी। तो इसमें आपने ध्यान दिया कि हम आपका यूज नहीं करेंगे। तो ये है आपका आंसर, 500 बुक्स आर रेडी। हाँ, एक चीज है, आप सभी को ध्यान रखना है कि अगर मैं इस ऑफ के बाद, इस ऑफ के साथ दा लगा दूं, तो ये दा 100%, ये ऑफ 100% ठीक हो जाएगा। अगर इस सेंटेंस को मैं लिख दूं 500 ऑफ द बुक्स आर रेडी, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ऑफ के बाद अगर दा दे रखा होगा, ऐसे सेंटेंसेस में जिनमें नंबर भी दे रखा है, नंबर के बाद डजन, 100, 1000, राइट, मिलियन, बिलियन दे रखा है, ऑफ दे रखा है, और ऑफ के साथ क्या दे रखा है, दा, तो ये ऑफ ठीक माना जाएगा। दा दे रखा हो, जरूरी नहीं दा दे रखा हो सकता है पेपर बनाने वाला आपको ऑफ दीज दे सकता है, दोज दे सकता है, दोज, राइट, चाहें तो पजेसिव भी दे सकता है, कोई भी पजेसिव, जैसे मैंने अभी ऊपर लिखे थे 500 ऑफ my books, 500 of our books, 500 of your books, right, 500 of his books, 500 of her books, 500 of their books। तो आपने ध्यान रखना है, अगर पजेसिव केस दे रखा है या दा, दीज, दोज दे रखा है, तो ऑफ का यूज करेक्ट होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यहां पर ऑफ के बाद दा, दीज, दोज नहीं दे रखा तो ये ऑफ का यूज नहीं होगा।
किस केस में? काउंटिंग प्लस डजन, 100,000, मिलियन, बिलियन होने पर, उस केस में सिर्फ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 13, हिज मेमोरी इज लाइक एन एलिफेंट। देखिए बात किसकी हो रही है? इसकी मेमोरी की, इसकी जो मेमोरी है। अब किसी व्यक्ति की मेमोरी एलिफेंट की तरह तो नहीं हो सकती भाई। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी मेमोरी एलिफेंट की मेमोरी जैसी है। यहां पर देखिए रॉन्ग कंपैरिजन किया गया, उसकी मेमोरी की तुलना एक एलिफेंट से कर दी गई है, जबकि उसकी मेमोरी की तुलना एक एलिफेंट की मेमोरी से होनी चाहिए। या तो हम क्या करें, दो तरीके हैं हमारे पास कि हम इसमें सिंपल सा एपोस्ट्रोफी एस लगा दें, तो हिज मेमोरी इज लाइक एन एलिफेंट्स। तो एलिफेंट्स मींस क्या हो गया? लाइक एन एलिफेंट्स मेमोरी, अंडरस्टूड हो गया यहां पर। या फिर दूसरा तरीका होता है कि लाइक के बाद हम क्या यूज कर सकते हैं कि हिज मेमोरी इज लाइक दैट ऑफ। जब भी रॉन्ग कंपैरिजन दे रखा हो तो रॉन्ग कंपैरिजन को करेक्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक, हम दैट ऑफ से लगा सकते हैं, हिज मेमोरी इज लाइक दैट ऑफ एन एलिफेंट, या फिर हम इसमें पजेसिव का यूज कर सकते हैं। बट ये याद रखना जरूरी होता है, आपको चेक करना जरूरी होता है कि कहां पजेसिव का प्रयोग होगा और कहां दैट ऑफ का। जिन केसेस में एपोस्ट्रॉफी पॉसिबल नहीं होता, तो आप सभी स्टूडेंट्स ने, ज्यादातर सभी स्टूडेंट्स ने एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग सीखा होता है। अगर नहीं भी किया हुआ तो आने वाली किसी क्लास में मैं एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग भी आपको समझा दूंगा, ठीक है, सो दैट आपका कोई कंफ्यूजन है तो दूर हो जाए। तो हम एक बार सेंटेंस पढ़कर हमें ये पता होना चाहिए कि एपोस्ट्रॉफी ठीक है या दैट ऑफ ठीक है। और कई ऐसे केसेस होते हैं जैसे कि ये, कि इसमें अगर आप दैट ऑफ से बनाते हैं तो भी सेंटेंस ठीक है, अगर आप पजेसिव से यानी कि एपोस्ट्रॉफी का यूज करके बनाते हैं तो भी सेंटेंस करेक्ट है। तो हम इसके ऊपर आगे चलकर मैं आपको किसी क्लास में एपोस्ट्रॉफी और दैट ऑफ को और ज्यादा डिटेल में करवा दूंगा, अगर एक बार आप एपोस्ट्रॉफी के सारे पॉइंट्स समझ लेंगे तो। सो वेल गाइज, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जैसे मैंने कल पहला लेसन लिया और मैंने सभी को प्रॉमिस किया कि ऑन द रेगुलर बेसिस यू विल बी गेटिंग लेसन्स। तो मैं आपको रेगुलर बेसिस के उसी तरीके को अपनाते हुए कल किया था, आज सेकंड लेसन है। होपफुली इफ यू विल कंटिन्यू और आपको लगता है कि यस ऑल सच सेंटेंसेस आर गोइंग टू बी बेनिफिशियल, तो इन दैट केस प्लीज गाइस, मैं ये चाहता हूं कि आप अगर इसको शेयर करते हैं तो नेचुरली ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक फ्री की इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। एंड आई जस्ट वांट कि आप में से जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि यस लेसन इज गुड, तो अगर लेसन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर करने की कोशिश कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे गेट द मैक्सिमम नॉलेज फॉर देयर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। इसी तरह से बने रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।